जब भी कोई घर खरीदने की सोचता है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोचता है तो एक थॉट ज़रूर आता है कि क्या उन्हें एक फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अपनी ज़मीन लेनी चाहिए। अब जो लोग सेंटर ऑफ सिटी एक डेवलप लोकेशन पे प्लॉट अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ये डिसीजन सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का है या फिर पर्सनल प्रेफरेंस का है। लेकिन एक एवरेज फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए या फिर फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए क्वेश्चन होता है कि क्या वो एक डेवलप लोकेशन पे फ्लैट खरीदे या फिर एक डेवलपिंग लोकेशन पे प्लॉट खरीदे, क्योंकि दोनों ही केस में फाइनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आज मैं इसी क्वेश्चन को इवैल्यूएट करूंगा और कंपेयर करूंगा बाइंग अ फ्लैट इन अ डेवलप लोकेशन वर्सेस बाइंग अ प्लॉट इन अ डेवलपिंग लोकेशन फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट एंड एंड यूज पर्सपेक्टिव। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आपको फिक्स रेगुलर इनकम चाहिए या फिर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। अगर आप एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इमीडिएटली रेंटल इनकम शुरू हो जाती है। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनिशियली जब तक उसका पोजीशन आता है तब तक आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है और उसके बाद में फिक्स रेगुलर इनकम का भी स्कोप है। लेकिन एक प्लॉट के केस में आपको सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन ही मिलता है। अगर आप उसमें एडिशनल फंड्स इन्वेस्ट करके कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो तो रेंटल इनकम का भी स्कोप है। आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना के उसे रेंट पे देना एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी हाई हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है और ये मार्केट सिचुएशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट यूजुअली आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। नाउ अगर आप एक डेवलप लोकेशन पे फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ग्रोथ हमेशा स्टेबल होता है। अगर मार्केट में बूम है तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट में स्लो डाउन है तो भी वहाँ पे ग्रोथ रेट स्टेडी रहता है। लेकिन जब आप एक प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं इन डेवलपिंग लोकेशन तो वहाँ पे ग्रोथ साइकिल्स में होती है। जब एक नई लोकेशन पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रपोज होता है तो वहाँ पे लैंड के रेट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो रेट थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, नॉमिनल बढ़ते हैं। फिर जब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विजिबल होने लगता है कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है और लोगों में एक्साइटमेंट आती है तो फिर से रेट तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो जाते हैं। और फाइनली जब विजिबली दिखने लगता है कि यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हो गया है, तो फिर से रेट्स काफ़ी शूट हो जाते हैं। तो बेसिकली डेवलपिंग लोकेशन पे प्लॉट्स के रेट साइकिल्स में बढ़ते हैं और अगर आपका ऑब्जेक्टिव हाई कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो एक प्लॉट आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न्स। अब यूजुअली प्लॉट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है इन कंपैरिजन टू फ्लैट। लेकिन फ्लैट में आपको इमीडिएटली रेंटल यील्ड शुरू हो जाती है जो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अराउंड 2 से 4% होती है। लेकिन रेंट हर साल बढ़ता है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ये जो रेंटल यील्ड है दिस गोज अप टू 6 to 8% और इवन 10%, बट इसमें लंबा टाइम लगता है। सेम टाइम पे प्लॉट पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा लो तो आपको सिमिलर रेंटल यील्ड मिल सकती है। लेकिन अगर आप उसको पीजी में या गेस्ट हाउस या स्टूडियो अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दो तो आपको इनिशियली 6 से 12% की रेंटल यील्ड मिलना शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें ऑफकोर्स आपके फंड्स ज़्यादा लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाहे वो फ्लैट हो या प्लॉट, वो आप ले किससे रहे हो। अब फ्लैट के केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो और ये मैटर नहीं करेगा कि उसका डेवलपर कौन है। अगर आपको उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, एमिनिटीज़, लोकेशन, लेआउट सब पसंद आ रहे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब काफ़ी सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, सीजीएचएस अपार्टमेंट्स हैं जो अभी भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। लेकिन एक प्लॉट के केस में या तो आप अथॉरिटी से ले सकते हो या फिर किसी डेवलपर के रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर किसी नॉन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट हो या फिर प्लॉट, दोनों ही प्रोजेक्ट्स को रेरा रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे लोग नॉन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि काफ़ी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। अब ऐसे केस में बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए हैं लेकिन और भी ज़्यादा लोगों ने पैसे गंवाए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकेंडली, प्लॉट के केस में ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू क्रिएट द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज, इंटरनल रोड्स। अब ऐसा बहुत बार हुआ है स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डेवलपर ने सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं किया है और बाद में रेसिडेंट्स को इश्यूज आए हैं।
तो इसीलिए एक अथॉरिटी से लेना या फिर एक अच्छे बड़े रेप्यूटेड डेवलपर से लेना ज़्यादा सेफ होता है इन केस ऑफ अ प्लॉट। अब चाहे वो प्लॉट हो या फ्लैट, दोनों के अंदर ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, यूनिट सिलेक्ट करना एक साइंस है और लक नहीं। दोनों ही केस में लोकेशन और बिल्डर के क्रेडेंशियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लैट के केस में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और आपके लिए क्या एमिनिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं ये इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। फिर एडिशनल एप्रिसिएशन मिलता है बेस्ड ऑन दी व्यू, दैट इज पार्क व्यू, सिटी व्यू, कॉर्नर फ्लैट है, वेंटिलेशन कैसी है, सनलाइट कैसी है। लेकिन सबसे ज़्यादा की फैक्टर है कि डेंसिटी कितनी है, लोडिंग कितनी है यूनिट के अंदर, मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने ज़्यादा लोग रहेंगे और सुपर एरिया और कारपेट एरिया में क्या डिफरेंस है। एट द सेम टाइम प्लॉट के केस में आपको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें चेक करनी होती हैं, जैसे प्लॉट का अंडर वाटर लेवल कितना है, वाटर हार्डनेस कितनी है, सॉइल टाइप क्या है। एट प्लॉट स्पेसिफिक लेवल आपको देखना होगा कि प्लॉट की शेप क्या है। ऑड शेप प्लॉट्स खरीदने में सस्ते होते हैं लेकिन उनको रीसेल में बेचना मुश्किल होता है। कॉर्नर प्लॉट्स, पार्क फेसिंग प्लॉट्स का एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। सेम टाइम पे टी फेसिंग प्लॉट्स को लोग अवॉइड करते हैं। और सबसे ज़्यादा की फैक्टर है कि प्लॉट का FSI या FAR कितना है, मतलब उस पर आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जितना ज़्यादा FSI या FAR होगा प्लॉट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दी एंड प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन ही होना है, बिल्डिंग ही बननी है। तो बेसिकली फ्लैट हो या प्लॉट, दोनों ही केस में रिसर्च तो करनी ही होगी, बट एक फ्लैट के केस में लोगों को अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है और इसीलिए फ्लैट खरीदना लोगों को ईजी लगता है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स को, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को प्लॉट में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इन रियलिटी ये प्रोसेस, ये पेपर वर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब अगर हम फंडिंग की बात करें तो फ्लैट खरीदने के लिए आपको 80 से 90% तक का होम लोन मिल जाता है, लेकिन ये प्लॉट खरीदने के लिए आपको मैक्सिमम 70% तक का लोन मिलता है और प्लॉट का लोन का टेन्योर भी होम लोन के टेन्योर से कम होता है। नेक्स्ट, चाहे वो प्लॉट हो या फ्लैट, दोनों ही केस में पेपर वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, चाहे आप वो रीसेल में खरीद रहे हो या फिर आप एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। प्लॉट के केस में थोड़े से डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चेक करने होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है लैंड रिकॉर्ड, जिसको महाराष्ट्र में 7/12, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जमाबंदी बोलते हैं और कुछ स्टेट्स में खाता या खाता यूनि भी बोलते हैं। ये रिकॉर्ड बेसिकली आपको लैंड की हिस्टोरिकल ओनरशिप के बारे में बताता है। सेकेंड है फील्ड मेजरमेंट, दैट इज प्लॉट का ऑफिशियल नक्शा क्या है। एंड फाइनली NA ऑर्डर। इंडिया में ऑल लैंड इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर लैंड अनटिल अनलेस आपके पास NA ऑर्डर है। NA ऑर्डर स्पेसिफिक होता है, जैसे NA रेसिडेंशियल या NA कमर्शियल। लेकिन अगर आप इस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसेस काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप एक अच्छा आर्किटेक्ट और एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करके ये पूरे प्रोसेस को आउटसोर्स कर सकते हो और अपने लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब चाहे आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद रहे हो या फिर एक नए प्लॉटेड डेवलपमेंट में लैंड, दोनों ही केस में एग्जिट क्लॉज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जैसे 20% या 30% पेमेंट करने के बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हो। परचेस करने के 1 साल बाद या फिर पोजीशन आने के 1 साल बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हो। दोनों ही केसेस में ट्रांसफ़र चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन प्लॉट के केस में कुछ परचेज टर्म्स भी होते हैं, जैसे आपका पोजीशन आने के बाद आपको 1 साल या 2 साल में उस पर कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये कंस्ट्रक्शन शायद बहुत ही बेयर मिनिमम होता है, जैसे आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना होगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा खर्चा है और इसीलिए प्लॉट लेने के टाइम पे परचेज टर्म्स अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो फ्लैट के केस में आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 86 एंड सेक्शन 24, बट प्लॉट के केस में आपको कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है। इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करवाना होगा और प्लॉट के लोन को होम लोन में कन्वर्ट कराना होगा। अगर कैपिटल गेंस की बात करें तो अगर आप एक फ्लैट बेचते हो तो सिर्फ आपके कैपिटल गेंस पे ही आपको कैपिटल गेंस टैक्स पे करना होगा, लेकिन प्लॉट के केस में आपको पूरे सेल वैल्यू पे कैपिटल गेंस टैक्स पे करना होगा। और अगर आपको कैपिटल गेंस टैक्स बचाना है तो आपको ये प्लॉट बेच के जितना पैसा आया है पूरा का पूरा पैसा किसी दूसरे घर को परचेस करने में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप कैपिटल गेंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क है डिले इन डिलीवरी। एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 4 साल लगते हैं। इसमें बहुत सारा काम इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है
और इसीलिए इसका डिले होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे एक प्लॉटेड डेवलपमेंट में डेवलपर को काम कम होता है और इसीलिए ये 2 साल में रेडी हो जाता है, तो डिले होने का रिस्क भी कम है। नेक्स्ट रिस्क है ऑफ गैप बिटवीन द कमिटमेंट एंड डिलीवरी बाय द डेवलपर। अब अगर कमिटमेंट और डिलीवरी के अंदर कोई गैप है तो फ्लैट की केस में वो क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बायर उसके ऊपर इशू रेज कर सकता है और डेवलपर उसे ठीक कर देगा। लेकिन एक प्लॉट के केस के अंदर यही गैप्स आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब दिल्ली एनसीआर के काफ़ी सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे डेवलपर ने सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर ही फिट नहीं किए, अपने ड्यूज गवर्नमेंट को पे नहीं किए और बाद में अभी रेसिडेंट्स को इश्यूज फेस हो रहे हैं। नेक्स्ट रिस्क है इंक्रोचमेंट का, मतलब कब्जे का डर। अब फ्लैट के केस में तो ये रिस्क आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक प्लॉट के केस में अगर आप किसी छोटे डेवलपर से ले रहे हो, किसी नॉन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉन गेटेड कम्युनिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा भी हुआ है जहाँ पे लैंड ओनर्स ने प्रोटेस्ट किया है कि इन्होंने लैंड पूरा एक्वायर ही नहीं किया और उसके बिना प्लॉटेड डेवलपमेंट शुरू कर दी है, तो दिस इज़ अ मेजर रिस्क। सो इसीलिए एक रिलायबल अथॉरिटी से या फिर एक अच्छे डेवलपर से ही प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क है फ्रॉड का। अब वो चाहे प्लॉट हो या फ्लैट हो, दोनों ही केस में रॉन्ग सेलिंग और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के केसेस तो होते ही हैं। लेकिन प्लॉट के केस के अंदर स्पेसिफिकली अंडर डेवलप्ड लोकेशन पे या डेवलपिंग लोकेशन पे डेवलपर्स बिना रेरा लाइसेंस के, बिना लैंड क्लियरेंस के, अप्रूवल्स के, क्लियर टाइटल के प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा पैसा कमाने की लालच में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे होम बायर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। फाइनली सबसे बड़ा रिस्क है एग्जिट का, मतलब रीसेल का। अब एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के केस में मेजॉरिटी एंड यूजर्स होते हैं और इसीलिए एग्जिट मिलना थोड़ा सा ईजी होता है, बट एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप लोकेशन पे प्लॉटेड डेवलपमेंट में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स होते हैं। अब एक बार उस लोकेशन का प्राइस रीजनेबली बढ़ गया तो नए इन्वेस्टर्स को वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बचता, प्लस जब तक उस लोकेशन पे रीजनेबली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता तब तक एंड यूजर्स भी वहाँ पे नहीं आएंगे, उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो एग्जिट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जिट नहीं मिलता, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन कंपैरिजन टू फ्लैट एक प्लॉट के अंदर एग्जिट मिलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। फाइनल पॉइंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इज इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल। हर फ्लैट की, हर बिल्डिंग की एक एज होती है, एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे जैसे बिल्डिंग पुराने होने लगती है वहाँ पे प्राइस इंक्रीज का रेट कम होने लगता है, फिर वो स्टैग्नेंट हो जाता है और इवेंचुअली जब बिल्डिंग बहुत पुरानी हो जाती है तो प्राइजेस गिरने लगते हैं। फिर 30-40 साल के बाद में बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है, एक नई बिल्डिंग बन के आती है और प्राइजेस फिर से बढ़ जाते हैं। बट एक प्लॉट ऐसे लाइफ साइकिल में काम नहीं करता। प्लॉट इज एन असेट फॉर जनरेशंस। लोग इसे वेल्थ की तरह यूज करते हैं और इसमें लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, अभी एक बार एंड यूजर पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। अपना घर कंस्ट्रक्ट करने में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप बेस्ट मटेरियल यूज कर सकते हो, आप अपने रूम साइज, इंटीरियर्स अपने मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अपनी मर्जी से घर बनाने में आपको टाइम और एफर्ट दोनों ही डालना पड़ेगा। एक अच्छी 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में आपको 8 महीने से 14 महीने तक का टाइम लग सकता है। एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के केस में आपको बहुत बढ़िया एमिनिटीज़ मिलती हैं, अच्छी 3 टियर सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन एक प्लॉटेड डेवलपमेंट के केस में मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको बहुत ही बेसिक एमिनिटीज़ मिलेंगी और प्लस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ढंग से गेटेड भी नहीं होते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं होती है, तो ये एक अलग रिस्क है फ्रॉम एंड यूज़र पर्सपेक्टिव। फाइनली प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने में, लिवेबिलिटी आने में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में मेजरली इन्वेस्टर्स होते हैं और वो घर नहीं बनाते। अब जब घर नहीं बनेंगे, लोग नहीं आएंगे, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा? तो इसीलिए इनिशियल ईयर्स में प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लिवेबिलिटी कम होती है और जो लोग यहाँ पे पहले घर बनाते हैं उन्हें काफ़ी सारी परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे प्लॉट लेने के बाद आपको कुछ तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो बेटर हो जाते हैं फ्रॉम दी एंड यूज़र पर्सपेक्टिव। सो इन अ नटशेल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो बाइंग अ प्लॉट इन अ डेवलपिंग लोकेशन कैन बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए, लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको एक फ्लैट खरीदना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिएगा
और अगर आपको इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और नॉलेज गेन करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से और वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज, टेक केयर, हैव फन।